मृदुला मैम, ये बताइए साइकोलॉजी में आई थिंक बच्चों को वो जो आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में, कैसे आंसर लिखना चाहिए, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? तो मैम जो आईक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली होते हैं उसमें बच्चों को सबसे पहला जो कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि आईक्यू कॉन्सेप्चुलाइज किसने किया है और आईक्यू टेस्ट बेसिकली किसने दिए हैं। तो कॉन्सेप्चुलाइज करने वाला बंदा अलग था और टेस्ट टेस्ट देने वाला बंदा अलग था। तो इसमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उनको सिर्फ हमें डिवाइडेड अप इनटू 100 करना रहता है। तो मेंटल एज इज the MA is the mental age and the chronological age में बच्चों को जो सबसे ज़्यादा confusion उनको वो ये होता है कि chronological age है क्या। Most of the children get confused जिनकी chronological age क्या होती है। तो उनको ये हर बार in most of the videos यही बताया जाता है कि chronological age is just your biological age। और जो simple सा इसका एक मतलब एक common sense की बात है ये कि अगर आपकी mental age आपकी biological age से ज़्यादा होगी तो definitely आपका IQ ज़्यादा होगा। तो यहीं पे जाके वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, मतलब साइकोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप सजेस्ट करोगे बच्चों को जो CUET के लिए या बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हो? सो मैम जनरली इन CBSE जो बड़े चैप्टर्स हैं NCERT में, लकीली NCERT एज एन CBSE ने जो बेसिकली 9 चैप्टर्स थे, 9 चैप्टर्स में से उन्होंने 2 को रिड्यूस करके 7 चैप्टर्स कर दिया। उसमें से भी जो 3 सबसे बड़े चैप्टर्स है, जैसे चैप्टर 1 जो इंटेलिजेंस है, चैप्टर 2 जो पर्सनैलिटी है और चैप्टर 4 जो डिसऑर्डर्स है। तो इनमें से भी सबसे ज़्यादा वेटेज के 2 चैप्टर्स आते हैं, दैट इज पर्सनैलिटी और जो चैप्टर 4 है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज लाइक 13 मार्क्स और 12 मार्क्स के तो ये दोनों चैप्टर्स से ही आता है। उसके बाद आया इंटेलिजेंस। सो द फर्स्ट थिंग वी कैन से पर्सनैलिटी, द सेकेंड इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और जो तीसरा चैप्टर है वो इंटेलिजेंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन इग्नोर अदर टॉपिक्स एज वेल, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है चैप्टर 6 में से जो कि कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी है। तो वो और वो आता ही है। इवन कोई भी पास पेपर्स उठा के देख लें हम, उसमें भी वो क्वेश्चन आया है इन द फॉर्म ऑफ वेदर in the form of case study हो, whether in the form of a 6 marker हो। and even if I talk about CUET, तो cognitive dissonance is one topic जो कि हमेशा आता ही है। तो I would you were saying अभी कि 2 चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, राइट, बट वो CUET में तो आएंगे ही। एंड उससे क्वेश्चंस आते भी होंगे। एग्जैक्टली। तो मतलब योर सजेशन वुड बी कि वो चैप्टर्स भी छोड़ने तो नहीं चाहिए। वो चैप्टर्स हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जनरली जो ISC बोर्ड से जो बच्चे होते हैं या स्टेट बोर्ड से जो बच्चे होते हैं वो ये क्वेश्चन बहुत बार करते हैं कि मैम ये दोनों तो कट हैं चैप्टर्स। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर और 2 साल के CUET के पैटर्न में ऐसा हुआ है कि देयर वर गुड 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स व्हिच वर डिलीटेड बाय CBSE। और अगर हमको 100 परसेंटाइल लाना है तो भाई हम कुछ भी, वी कैन नॉट लीव इट, राइट। अगर मैं किताबों की बात करूं, मतलब क्या कुछ आप रेफरेंस बुक्स या कौन सी बुक पर्टिकुलर सजेस्ट करेंगे साइकोलॉजी पढ़ने के लिए? Right. So ma'am, I have always been very vocal about it that consider NCERT as your Bible. साइकोलॉजी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी नहीं, अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो वो 50 के 50 सिर्फ NCERT से ही आते हैं। लास्ट ईयर हमारे जो यूट्यूब वीडियोस गए थे CUET के टाइम मई में, उसमें से जो भी क्वेश्चन हमने नियर अबाउट 300-350 क्वेश्चंस हम करते थे। और उसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे, सारे के सारे बच्चों ने ये बोला था कि मैम NCERT की लाइन्स आती हैं उसमें। तो वी कैन नेवर एवर इवन थिंक ऑफ कि हम NCERT तो भूल ही नहीं सकते। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम जितना रीड करें चैप्टर को उतना हम इसमें और बेटर होते जाएंगे। सो आई वुड लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ कि मृदुला मैम की इस बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है कि आप NCERT नहीं छोड़ सकते। वो एक्सपीरियंस बता रही हैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का जिनको उन्होंने पढ़ाया है, कि उन्होंने बोला है कि वही क्वेश्चंस आए जो हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे और वो NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से ही थे। मैम एक बार और मैं पूछना चाहूँगी, मतलब जिसको हम बोलते हैं रटना, मेमोराइज करना, रोट लर्निंग जिसको बोलते हैं, वो साइकोलॉजी में कितनी इम्पॉर्टेंट है?
मैम रोट लर्निंग शायद दूसरे सब्जेक्ट्स में काम आ जाए, कुछ सब्जेक्ट्स में मे बी काम आ सकती है, मगर साइकोलॉजी में आई वुड से 0%, अगर कुछ नेगेटिव में भी जा रहा होगा नंबर तो वो नंबर आएगा, बिकॉज साइकोलॉजी में रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन, इवन इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस अगर आप बोलें, इट नेवर वर्क्स, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस, तो आप आप भूल जाइए कि आपके बोर्ड्स में 100 ऑन 100 आ जाएंगे या यहाँ पे आपका पूरा परसेंटाइल आ जाएगा CUET में। तो द मोमेंट आपका कॉन्सेप्चुअलाइज नॉलेज अगर पूरा है तो डेफिनेटली सब अच्छा होगा, बहुत हायर चांसेस हैं आपकी फुल स्कोर करने के। एंड कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन साइकोलॉजी में देखें, मतलब मैं ह्यूमैनिटीज़ में भी देखती हूँ, जनरली आते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, तो उनको कैसे अप्रोच किया जाए? तो मैम द सेम थिंग, जैसे असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ पे बहुत से बच्चे ना रीड नहीं करते असर्शन। उनने जैसे सपोज अगर मैं क्वेश्चन जैसे देखूँ कि एक 55 to 69 का लेवल होता है हमारे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का, तो बच्चे उसको रीड नहीं कर पाते और वो बोलते हैं कि ये गलत है, क्योंकि उनको लगता है ये मॉडरेट है, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत सिमिलर आती हैं, जैसे टिल 54 वो फिर मॉडरेट पे चला जाता है, तो जब वो रीड नहीं करते तो यहाँ पे बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है कि ये क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाए। तो असर्शन एंड द रीज़न, और वो ये बोल देते हैं कि रीज़न सही है और असर्शन गलत है, मगर नहीं, यहाँ पे असर्शन सही था और उसका रीज़न प्रॉबेबली गलत था। तो दैट इज़ अगेन द बिगेस्ट डिस्क्रिपेंसी। एंड सेकेंड, द केस स्टडी क्वेश्चंस। साइकोलॉजी में ये पैटर्न भी देखा है लास्ट 2 years से इन CUET एज वेल एज इन ऑल द बोर्ड्स, लाइक वेदर आई टॉक अबाउट ISC और CBSE। एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि तो केस स्टडी को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप पढ़ते हैं केस स्टडी को, तब अगर आप कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लें, your half of your battle is done, क्योंकि अगर आप अंडरलाइन करते हैं कीवर्ड्स और आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आपके केस स्टडी में ही होते हैं, which we actually tend to not follow. So it's as simple as that. Read, mark the keywords and you have got the answer. एक फाइनल क्वेश्चन मैम, मतलब शायद मैं इस क्वेश्चन को रीट्रेट करके आपसे पूछना चाहूँगी, स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है ये, कि विल द डिलीटेड सिलेबस फ्रॉम CBSE be a part of CUET examination or not? The most asked question, probably everyday basis पे हर बच्चा जो CUET दे रहा है वो यही क्वेश्चन पूछता है कि मैम चैप्टर 8 और 9 तो नहीं आएंगे CUET में, बट देन until and unless NTA provides us with any further notification, we have to do those chapters. तो वो बहुत important chapters हैं, वापस से पिछले 2 साल में ही उन chapters से 2 से 3 questions आ चुके हैं, rather assertion reason based question आया है और normally भी questions आए हैं, तो we as of now, as of today, we cannot neglect those 2 chapters. Thank you, Mradula ma'am. For all the psychology students who are watching this video, a humble request, please watch this video till the end, and जो भी problems हो आपको psychology से related, आप comments में ज़रूर लिखिए, Mradula ma'am will definitely be helping you in that. Thank you and all the best for your exams.